सो हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। तो लास्ट वीडियो तक हमने कवर कर लिए थे दो डिफरेंसेस। एक पहला डिफरेंस था बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, और दूसरा डिफरेंस था इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स के बीच में। उसके बाद हमने डिस्कस किया बिजनेस रिस्क और नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो आज ही हमारा फाइनल लेक्चर है चैप्टर 1 का। इसके कुछ टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे, जो लास्ट कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। और बच्चों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा कीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें पता चलता है कि हमारे वीडियो को बच्चे देख रहे हैं और कैसा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, क्या सजेशंस है। तो इसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना है। हर बच्चा जो भी ये वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट पॉइंट के साथ, कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क में। फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल कॉजेज़। तो ह्यूमन हैव लिटिल बिट कंट्रोल ओवर नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक फ्लड, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन एक्सेट्रा। दीज रिजल्ट इन हैवी लॉसेज ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड बिजनेस रिस्क। तो जो ह्यूमन्स हैं उनका थोड़ा बहुत कंट्रोल है नेचुरल क्लैमिटीज़, यहाँ पे क्लाइमेट्स नहीं आएगा, क्लैमिटीज़ आएगा। तो नेचुरल क्लैमिटीज़ में थोड़ा बहुत कंट्रोल है, लेकिन जो नेचुरल क्लैमिटीज़ है उनके एग्जांपल है, जैसे भूकंप आ गया, बिजली कड़क रही है, भारी बरसात हो गई। तो ये सब क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। तो इन पे किसी का रोक नहीं है, इनसे बिजनेस को रिस्क हो सकता है। आपका गोडाउन में स्टॉक फुल भरा है और उसके बाद मान लीजिए एकदम से बाढ़ आ जाए, तेज़ बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो आपका सारा स्टॉक ख़राब हो जाए। तो ये बिज़नेस के लिए रिस्क है। मान लीजिए भूकंप आ जाए, तो ये बिज़नेस के लिए एक रिस्क है। तो ये क्या है, नेचुरल कॉजेज़ है रिस्क। फर्स्ट पॉइंट है जो बिज़नेस रिस्क का नेचुरल कॉजेज़, वो है कि प्रकृति के द्वारा कोई भी बिज़नेस को जो रिस्क होता है। तो पहला कॉज। दूसरा कॉज है ह्यूमन कॉज। इट इंक्लूड्स अन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, स्ट्राइक, टेररिज्म अटैक, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इसका मतलब ये है कि जो बिज़नेस को जो रिस्क है ह्यूमन कॉजेज से, मतलब इंसानों से ही जो लॉस है, कॉज है जो रिस्क है बिज़नेस को, वो कैसे है। तो पहला है डिसऑनेस्टी। मान लीजिए आप ही का एम्प्लॉय है जो बेईमानी कर रहा है और बिज़नेस को उसकी वजह से कोई लॉस हो रहा है, तो उसका रिस्क है बिज़नेस को। मान लीजिए टेररिस्ट अटैक हो जाए और जहाँ आपका बिज़नेस है, जहाँ आपका बिज़नेस सेटअप है, वहीं अटैक हो जाए, तो ये बिज़नेस के लिए रिस्क है। और ये किसके द्वारा है, ह्यूमन कॉजेज़ है ये। नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ अपनी पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं और उनको कोई बिज़नेस की परवाह नहीं है आपके एम्प्लॉयज़ को, तो ये ह्यूमन कॉजेज़ हैं। तो ये भी एक रिस्क ही है बिज़नेस के लिए। तो दूसरा कॉज हो गया ह्यूमन कॉजेज। अब थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेज। इट इंक्लूड्स अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड ऑफ गुड्स, कंपटीशन, प्राइस फ्लक्चुएशंस, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो वही है कि इकोनॉमिक कॉजेज क्या है रिस्क के बिज़नेस के। मान लीजिए गुड्स की जो डिमांड है वो डिमांड कम हो जाए, बढ़ जाए, तो अनसर्टेनिटी है, कोई पता नहीं है। आज मान लीजिए आपका जो बिज़नेस है वो है मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स का आपका बिज़नेस है। आप अपनी ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं मार्केट में। कल तक उसकी डिमांड कुछ बहुत ही हाई लेवल की थी, लेकिन जैसे ही एक नई कोल्ड ड्रिंक आज लॉन्च कर दी किसी आपके कंपटीटर ने, तो उसकी वजह से उसके गुड्स की डिमांड बढ़ गई और आपकी गुड्स की डिमांड सडनली कम हो गई। तो ये आपके लिए रिस्क की तो है एक। फिर मान लीजिए कंपटीशन मार्केट में चलता है, उसकी वजह से आपकी गुड्स की प्राइस फ्लक्चुएट होती है। आप सामने वाले को देख के आपको भी अपने गुड्स की प्राइस थोड़ी कम करनी पड़ती है। तो क्योंकि जब आप अपने गुड्स की प्राइस कम रखेंगे तभी आपका माल बिकेगा। तो ये बिज़नेस के लिए रिस्क का इकोनॉमिक फैक्टर से कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। फिर है फिज़िकल कॉजेज़। तो ड्यू टू फिज़िकल इनकेपेबिलिटी, फेलियर्स इन परफॉर्म देयर वर्क ऑल्सो लीड्स लॉसेज। मान लीजिए आपको आज तक 10,000 पेयर्स ऑफ शूज़ बनाने थे, लेकिन आप अपना ये टारगेट पूरा नहीं कर पाए, आपके 10,000 पेयर्स ऑफ शूज़ बने ही नहीं, तो ये आपका फेलियर है।
और ये भी बिज़नेस के लिए रिस्क है। ये क्या है, फिजिकल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बिज़नेस को लॉस हो सकता है। फिर फिफ्थ फैक्टर है, फिफ्थ कॉज है अदर कॉजेज़। इट इंक्लूड्स अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर्स। तो ये क्या है कि जैसे हमने कोई देखा नहीं कि आगे क्या होगा। अनफॉर्चुनेट मतलब हमको पता नहीं है कि क्या हो सकता है, हमने देखा नहीं है। वो सारे रिस्क ही होएंगे, रिस्क की कैटेगरी में इन्वॉल्व होएंगे जो बिज़नेस को लॉस दे सकते हैं। मैकेनिकल फेलियर्स मतलब मान लीजिए अगर आपकी आइसक्रीम फैक्ट्री है और आप मशीन से आइसक्रीम बनाते हैं तो फ्रीजर्स में आइसक्रीम को रखते हैं। अब मान लीजिए एकदम से ही सारे फ्रिज ख़राब हो गए, मैकेनिकल फेलियर है, तो ये बिज़नेस के लिए रिस्क है, आपको बड़ा लॉस हो सकता है इससे। तो ये थे कुछ बेसिक से रिस्क के कॉजेज़ जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, स्टार्टिंग ए बिज़नेस। बिज़नेस स्टार्ट करते हैं हम तो क्या क्या फैक्टर्स बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिज़नेस, फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिज़नेस। द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एन इंडिविजुअल ऑफ ए न्यू बिजनेस इज द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। इट इज़ बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट इन मार्केट। तो जो पहला पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि आप किस टाइप का बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस का नेचर क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। जैसे मान लीजिए अभी आप देखें कोविड-19 की सिचुएशन है, मार्केट में सैनिटाइजर्स, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इनकी डिमांड है। तो अब आप देखेंगे कि मैं किस टाइप का बिज़नेस कर सकता हूँ। तो ये आपका फर्स्ट है। क्यों, मान लीजिए अब मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूँ, लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, तो भाई अपने को पता होना चाहिए अपन बिज़नेस करेंगे तो अपन क्या बिज़नेस करेंगे, अपने को पता तो होना चाहिए अपन क्या सेल करेंगे, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज। अपन मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस करेंगे या अपन गुड्स प्रोड्यूस करेंगे या गुड्स को सेल करेंगे, हमें क्या बनना है, क्या बेचना है, तो ये पता तो होना ही चाहिए ना। पहली चीज़ ये फर्स्ट फैक्टर है बिज़नेस में स्टार्ट करने के लिए। और सेकंड फैक्टर साइज ऑफ द फर्म बिजनेस। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट डिसीजन दैट द in the business which is going to be start. It will a large scale business. Business size depend upon on amount of fund available and demands for the product in the market. दूसरा पॉइंट है कि बिज़नेस का साइज़ कितना होगा, छोटा बिज़नेस होगा, बड़ा बिज़नेस होगा। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मार्केट में हम जिस प्रोडक्ट का बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड देखेंगे कि भाई उस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है तो हम बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करें, मार्केट में उसकी कम डिमांड है तो हम थोड़ा छोटा बिज़नेस स्टार्ट करें। तो ये सब मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा और हमारे पास कितना पैसा है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए वो डिसाइड करेगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। A business organization make in form of proprietorship, a partnership or a joint stock company, etc. Each form has its own merits and demerits. The choice of suitable form of ownership depends on the capital required, legal formalities, transferability of interest. तो तीसरा फैक्टर है कि हम किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं। वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक सिंगल ओनर, वो बिज़नेस को चलाने वाला एक ही आदमी हो, वही बिज़नेस चलाएगा। हम आगे अगले वाले चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पार्टनरशिप अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं तो दो या दो से ज़्यादा लोग कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और आपस में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। ये सभी चैप्टर ये तीनों आपके आएंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, तब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो मान लीजिए आप वो बिज़नेस कंपनी के में करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप में करना चाहते हैं, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इनके सबके अपने अपने मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबके अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। तो ये चॉइस हमारी होगी कि हमें कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। हमारे पास खुद के पास अगर उतनी कैपिटल है, उतना पैसा है बिज़नेस में, तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप लगाएंगे। हमारे पास मान लीजिए आधा पैसा है, मान लीजिए हमें ज़रूरत है 10 लाख की, हमारे पास 5 लाख है, तो हम पार्टनरशिप में स्टार्ट करेंगे ताकि और लोग उससे जुड़ें और पार्टनर्स जुड़ें हमारे साथ बिज़नेस में। तो ये सब एग्जांपल हैं। इस टॉपिक में पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी आए, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाले चैप्टर्स में इनका।
Fourth point is location of business enterprise. It is also an important decision that where the business will located. Any mistakes may based on availability of raw material and frustrated facilities. यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड नहीं आएगा, ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज कि बिजनेस एंटरप्राइज की लोकेशन क्या होगी, तो लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बिज़नेस के लिए, क्योंकि जिस चीज़ की जहाँ डिमांड है आप वहाँ ही बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। मान लीजिए आप मास्क और सैनिटाइज़र बनाने का बिज़नेस कर रहे हैं और वो आप कर रहे हैं ऐसी जगह जहाँ कोविड-19 का कोई लेना देना ही नहीं है वहाँ, तो ऐसी जगह बिज़नेस करने से कोई मतलब नहीं है। जहाँ डिमांड है उस प्रोडक्ट की, आपके प्रोडक्ट की, वहाँ ही बिज़नेस हमें उसी लोकेशन पे स्टार्ट करना है। और दूसरी चीज़ हमें देखनी है रॉ मटेरियल, हम जहाँ मान लीजिए बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ हमारे बिज़नेस में जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वहाँ वो इजीली उपलब्ध हो जाएंगे या नहीं। मान लीजिए हम कोई भी गुड्स बना रहे हैं और हमें उस गुड्स को लेकर जो मान लीजिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो सामान चाहिए गुड्स को पूरा फिनिश्ड गुड्स तक बनाने के लिए, तो वो हमें इजीली अवेलेबल वहाँ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अगर वो नहीं होगा वहाँ इजीली अवेलेबल, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर आप एक कैफ़े खोल रहे हैं, एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो आप ऐसी जगह वो खोलना पसंद करेंगे जहाँ पर ज़्यादा लोग आते हों, और ख़ासकर आप जहाँ पर आसपास कॉलेजेस हो तो वहाँ आप अपना कैफ़े खोलना पसंद करेंगे, ताकि क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स आसानी से आ जाते हैं कैफ़े देखकर, आपका कैफ़े देखकर आसानी से वहाँ आ जाएंगे, तो ये आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। और एक आपको भी ऐसी उस कैफ़े के लिए जो भी सामान चाहिए, जो भी गुड्स चाहिए अपने कैफ़े के लिए, वो वहाँ मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए बिज़नेस की लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और फिफ्थ पॉइंट है फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़। टू स्टार्ट a business capital requirement is must, and it is must to see that required capital, how we get arranged from and from where. Financing is required for purchase of fixed assets like building machineries, and in current assets like raw material, finished goods, etc. also required for day-to-day expenses. अब फिफ्थ पॉइंट है फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़। तो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ क्या होती है कि आपके पास आपका बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो आपको पैसे की ज़रूरत है वो कैसे पूरी होगी। मान लीजिए आपको आपका बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अपना बिज़नेस में आप सबसे पहले मान लीजिए कोई बिल्डिंग लेंगे, तो वो बिल्डिंग के लिए आप पैसे कहाँ से लाएंगे, आप रॉ मटेरियल्स लेंगे। अगर आप डायरेक्ट फिनिश्ड गुड्स सेल करना चाहते हैं तो वो कहाँ से ख़रीदेंगे, तो उन सब के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप वो फाइनेंस कैसे अरेंज करेंगे, कहाँ से अरेंज करेंगे, और उस फाइनेंस को बोला क्या जाता है, उसको बोला जाता है कैपिटल। तो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आप कैपिटल कहाँ से अरेंज करेंगे, तो ये फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ होती है। क्योंकि बिना पैसे के थोड़ी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास कैपिटल होगी तभी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे अरेंज करेंगे, ये फिफ्थ पॉइंट है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। चलते हैं सिक्स पॉइंट की तरफ। तो सिक्स पॉइंट है फिजिकल फैसिलिटीज़। अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग मशीन इक्विपमेंट्स, सपोर्टिंग सर्विसेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग ए बिज़नेस। अब आपने देख लिया कि बिज़नेस किस नेचर का करना है, अब मनी की अरेंजमेंट कैसे होगी, लोकेशन क्या होगी बिज़नेस की, तो ये सब फैक्टर्स आपने देख लिए। तो अब ये ज़रूरी है कि इन सब फैक्टर्स के बाद में आपको मेन ज़रूरत होती है लेबर की। मान लीजिए आपके स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह रखने में आपको लेबर की ज़रूरत है, आपके पूरे वर्क को मैनेज करने के लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत है। तो मेन ह्यूमन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत है, फिज़िकल फैसिलिटीज़ की आपको ज़रूरत है। तो ये बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट 7 पॉइंट पे आते हैं। प्लांट लेआउट। वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ हैज़ बीन डिटरमाइंड, द इंडिविजुअल शुड ड्रॉ ए लेआउट प्लान शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ दिस फैसिलिटीज़। तो एक बार फिजिकल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी हुई, उसके बाद अब आपको पूरा प्लान सेटअप करना पड़ता है, पूरा लेआउट उसका प्रिपेयर करना पड़ता है कि अब आगे क्या क्या अरेंजमेंट करने हैं, कैसे आपको सेल करना है, कैसे परचेज़ करना है, कैसे गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ये सारा आपको एक प्लान प्रिपेयर करना पड़ता है।
7 पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बिना प्लान के आप कुछ नहीं कर सकते बिज़नेस में। प्लान तो आपको करना ही पड़ेगा कि आप किस तरीके से गुड्स बेचेंगे, किस तरीके से परचेज़ करेंगे, रॉ मटेरियल कैसे गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ये सब बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। तो 8 पॉइंट पे आते हैं, कॉम्पिटेंट एंड कॉम्पिटेड वर्कफोर्स। एवरी एंटरप्राइज नीड वर्कफोर्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ टू अचीव डिजायर्ड आउटपुट। For that, careful planning should to be adopt for selection, training and motivation of employees. तो अब आपकी वर्क फोर्स है, आपका वर्क बिल्कुल कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो रोज़ आपके डे टू डे जो कॉम्पिटेटिव मार्केट है उसमें आपका बिजनेस अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। तो उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना पड़ेगा, उनकी टाइम टू टाइम सैलरी देनी पड़ेगी, उनको हर तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि बिज़नेस में कहा जाता है कि एक बिज़नेस की सबसे बड़ी असेट क्या होती है, उसके एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तभी बिज़नेस आगे चल पाएगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ खुश नहीं रहेंगे बिज़नेस के तो बिज़नेस में फिर आपको कभी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, वो बिज़नेस अच्छी तरह रन नहीं कर सकता। तो एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखना चाहिए हमेशा बिज़नेस में, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उनका सारा स्किल डेवलपमेंट हो, तभी वो आपके बिज़नेस को ग्रोथ दे सकते हैं। तो 9 पॉइंट है टैक्स प्लानिंग। नाउ इट इज़ देर आर नंबर ऑफ टैक्स लॉज, अकॉर्डिंग टू दीज लॉज एवरी बिजनेस हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू प्लान टैक्स लायबिलिटी फॉर बिजनेस। तो 9 पॉइंट है कि मतलब बिज़नेस को आजकल सब बिज़नेस को टैक्स पे करना पड़ता है। जो इनकम टैक्स एक्ट में जो लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी उस लिमिट से बाहर मनी अर्न करता है उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो तो उन्हीं बिज़नेस को पे करना पड़ता है जिनके ज़्यादा बड़ा टर्नओवर होता है, ज़्यादा जो एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके अनुसार। तो अगर आपका बिज़नेस उसमें आता है तो आपको उस टैक्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कितना टैक्स पे होएगा, कितना गवर्नमेंट को जाएगा टैक्स, तो वो लायबिलिटी आपको देखनी पड़ती है। तो और लास्ट पॉइंट है लॉन्चिंग द बिज़नेस एंटरप्राइज। और ये सब सारी प्लानिंग होने के बाद लास्ट पॉइंट आता है बिज़नेस एंटरप्राइज को लॉन्च करना है, यानी कि अब बिज़नेस पूरी तरीके से तैयार है। तो आफ्टर द डिसीजंस रिलेटिंग टू अबव फैक्टर्स द इंडिविजुअल कैन स्टार्ट बिजनेस। तो अब ये सारे फैक्टर्स पूरे होने के बाद एक इंडिविजुअल बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है एंड, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगा हो, वीडियो पसंद आया हो आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 11th क्लास के बच्चों तक शेयर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट तैयार हो रखी है अकाउंट्स की और BST दोनों की, तो आप प्लेलिस्ट से डायरेक्ट जो आपको लेक्चर देखना है वो देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप studying hard, keep supporting us. Thank you so much.